हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकादमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आप जैसा कि आप जानते हैं, हम आधुनिक काल पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये दूसरा पार्ट है, सेकेंड पार्ट है। उसमें आज पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजी कंपनी की स्थापना। इसके पहले वाले वीडियो में हम अन्य यूरोपीय कंपनियों को पढ़ चुके थे। शेष बची हुई आज ईस्ट इंडिया कंपनी का उल्लेख करेंगे। तो आप जानते हैं, एक प्रश्न पूछा जाता है कि वह प्रथम अंग्रेज जो भारत आया था, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया था, और वो था सेंट थॉमस। ध्यान रखेंगे, हम प्राचीन काल में पढ़ रहे थे कि सेंट थॉमस 52 ईस्वी में मीन्स प्रथम सदी में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। उस समय भारत में ये पहला शासक गोंडोफर्निच के समय में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए 52 ईस्वी में भारत आया था, जिसकी दक्षिण भारत में हत्या कर दी गई थी। लेकिन आधुनिक काल में जॉन मिल्टन हॉल 1599 ईस्वी में जॉन मिल्टन हॉल थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। ये दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। हमें पढ़ना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान रखेंगे कि ये भारत में यूरोपीय पुर्तगाली प्रथम थे जिन्होंने भारत में फैक्ट्री स्थापित की, भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किया और लाभ कमाया। तो पुर्तगालियों की व्यापारिक प्रगति को देखते हुए अंग्रेज सौदागरों के एक समूह ने, अंग्रेज सौदागरों के ग्रुप ने एक कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी को तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम, प्रश्न पूछा जा चुका है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किसने दिया था? तो तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उन्हें शाही अनुमति प्रदान की, और यह व्यापार पूर्व के देशों के साथ 15 वर्षों के लिए दिया गया था। मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों हेतु दिया था। इसी कंपनी को हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। आप जानते हैं कि 1688 में ब्रिटेन में क्रांति हुई थी। उस क्रांति के परिणाम स्वरूप अन्य कंपनियां भी भारत आई थी, लेकिन इनके बीच आपसी संघर्ष के कारण तथा औरंगजेब के दबाव के कारण कंपनियों का विलय हो गया था, और कंपनी का नाम मुख्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम रखा गया था 1702 में द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम था। ध्यान रखेंगे कि कंपनी की स्थापना के साथ से ही उसने भारत में कोठियां स्थापित करने का प्रयास शुरू कर दिया था। इसी परिप्रेक्ष्य में विलियम हाकिंस मुगल सम्राट जहांगीर से मिले। 1608 में विलियम हाकिंस का आगमन हुआ। उस समय के तत्कालीन मुगल सम्राट जहांगीर ने उसे कोठी खोलने की अनुमति दे दी। तो अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कोठी सूरत में 1608 में शुरू की। ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजों के इस लाभ को देखकर पुर्तगाली नाराज हो गए और
पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण ये कोठी पूरी नहीं हुई। यह सूरत की कोठी 1613 में पूर्ण रूप से तैयार हुई थी। जबकि प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजों की भारत में प्रथम कोठी कहां स्थापित हुई, तो कुछ विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि 1611 में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में हुई थी। ध्यान रखेंगे कि मसूलीपट्टनम में उनकी कोठी 1611 बनी थी, जबकि सूरत में 1608 में बनी थी। तो इनकी प्रथम कोठी 1608 में ये सूरत में खुली। फिर ध्यान देंगे कि सर टॉमस रो ब्रिटेन से भारत आए। जहांगीर ने उनका स्वागत किया और ये जहांगीर को प्रसन्न करके उसे भारत में कोठी स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। तो अब भारत में अंग्रेजों को कोठियां स्थापित करने का अधिकार मिल गया। इसी बीच देखेंगे कि गोलकुंडा बहमनी साम्राज्य के विखंडन के बाद गोलकुंडा साम्राज्य का उदय हुआ था। तो गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सुनहरा फरमान दिया था। यह सुनहरा फरमान क्या था? जिसमें व्यवस्था थी कि 500 वार्षिक पगोडा के बदले 500 वार्षिक पगोडा के बदले गोलकुंडा में व्यापार करने की अनुमति मिली। पगोडा ये मुद्रा का मात्रक है। तो 500 वार्षिक पगोडा के बदले उन्हें गोलकुंडा के सुल्तान ने गोलकुंडा में व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। इसी को कंपनी का सुनहरा फरमान कहा गया है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। फिर आगे चलकर 1639 में मद्रास को एक अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी नरेश से लिया था। 1639 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चंद्रगिरी नरेश से मद्रास को लिया, जहां कालांतर में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण हुआ था। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज ये मद्रास में है और इसको लेने का श्रेय फ्रांसिस डे को है। आप जानते होंगे कि बंबई, जो आज मुंबई कहते हैं, बंबई को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज के रूप में दिया था। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। तो वह क्षेत्र पुर्तगालियों ने ब्रिटिश युवराज चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया था और ब्रिटिश सम्राट ने 10 पाउंड वार्षिक, ये 10 पाउंड वार्षिक के बदले यह अंग्रेजों को दे दिया था, मिस ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो 10 पाउंड वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई किराए पर मिला था। अब थोड़ा पढ़ते हैं कि मुगल सम्राटों और कंपनी का संबंध। तो 1651 में औरंगजेब के काल में ही उसके पुत्र शाह शुजा, जो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के सूबेदार थे, औरंगजेब के पुत्र शाह शुजा ने 1651 में रुपया 3000 वार्षिक के बदले कंपनी को बंगाल में व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किया था। पुनः 1698 में अजीम उस से कंपनी को 1200 वार्षिक
कर के रूप में सूतानदी, कलीघाट और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त की। ध्यान रखेंगे, बड़ा प्रश्न है कि 1698 में अजीमुस शाम से ईस्ट इंडिया कंपनी को 1200 वार्षिक की जमींदारी पर सूतानदी, कलीघाट और गोविंदपुर की जागीर मिली थी, जो आगे चलकर कलकत्ता यानी कि फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ था। इसी स्थान पर फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ था। पूछता है कि फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर कौन था? तो फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर चार्ल्स आयर थे। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम गवर्नर नियुक्त हुए थे। आगे देखेंगे कि मुगल सम्राट फारूक सियार 1713 से 19 तक ये मुगल सम्राट रहे। इस फारूक सियार ने फारूक सियार के दरबार में एक दूत मंडल सर जॉन सरमैन के नेतृत्व में एक दूत मंडल गया था। इस दूत मंडल में एक हैमिल्टन नामक एक सर्जन, एक डॉक्टर भी था और हैमिल्टन के ऑपरेशन से या उनके दवा से एक मुगल राजकुमारी को रोग ठीक हो गया था, रोग का निदान हो गया था। इसलिए मुगल सम्राट फारूक सियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 वार्षिक के बदले बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। यह मुगल सम्राट का यह अधिकार जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था, इसमें प्रावधान था कि कंपनी दीवान से अनुमति प्राप्त करके बंगाल में 38 गांव भी खरीद सकती है। 38 गांव खरीदने का अधिकार था और साथ ही यह भी अधिकार दिया गया कि बंबई में ढाला सिक्का बंगाल में भी चलाने की अनुमति होगा। ये इतने बड़े पैमाने पर अधिकार दिया गया था कि और ने इसे मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि फारूक सियार द्वारा दिए गए फरमान को, आदेश को किसने मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है? तो वो है और ने इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। किंतु तत्कालीन बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां इसे अस्थायी मानता था। बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां इस अधिकार को अस्थायी मानता था, लेकिन 1740 तक अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच यह विवाद, यह जो उनका आपसी विवाद था, वह युद्ध का रूप नहीं ले सका। कारण यह था कि बंगाल का नवाब जानता था कि बंगाल से अंग्रेजों को खदेड़ा जा सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में समुद्र में आग लग जाएगी। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से किया है कि अगर मधुमक्खियां नहीं छेड़ोगे तो शहद देंगी और छेड़ोगे तो काट कर मार डालेंगी। आगे चलकर देखेंगे अलीवर्दी खां के दौहित्र सिराजुद्दौला जब इस अधिकार को रोकने का प्रयास किया तो प्लासी युद्ध में उसे मुंह की खानी पड़ी और अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य स्थापित हो गया था। ध्यान रखेंगे कि इसी बीच ब्रिटेन में संसद और कंपनी का संबंध इसी बीच ब्रिटेन में कंपनी और संसद के बीच मधुर संबंध स्थापित हो गया था और कंपनी ने 52 लाख पाउंड सरकार को ऋण के रूप में दिया था।
कर्ज के रूप में दिया था। और इसी प्रकार अन्य यूरोप की कंपनियां भी अपने देश के सरकारों से जुड़ गई थी और आगे चलकर यूरोपीय युद्ध भारत में या विश्व के जिन क्षेत्रों में रहती थी उन क्षेत्रों में लड़ा जाने लगा। उसी परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का संघर्ष अर्थात कर्नाटक युद्ध। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को, आधुनिक काल का वीडियो जहां से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं और मेरा दावा है कि किसी भी संभावित परीक्षाओं में एक भी प्रश्न आप मिस नहीं करेंगे। मेरे वीडियो में सारे प्रश्नों का आंसर होगा। आप भी जानते हैं कि मैं इस वीडियो के साथ प्रत्येक वीडियो के पीछे एक टेस्ट पेपर भेजता हूं और उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करने वाले को आंसर भेजता हूं और फिर आगे चलकर इस वीडियो को समाप्त होने के बाद आपको टेस्ट पेपर भी पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए जो आवश्यक आपके जो सब्जेक्ट हैं उसके वीडियो पूरा करेंगे। इसके बाद टेस्ट पेपरों की श्रृंखला शुरू होगी और आपसे आशा करते हैं कि आप इस वीडियो पर कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।